Hi friends, welcome back. तो भैया मोदी visits to Russia, मोदी पुतिन meet, SU-57 फ्लोटिंग न्यूक्लियर प्लांट, इंडिया रशिया न्यूक्लियर डील। अरे वाह, चलो देखते हैं। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। मोदी जी का विजिट जो था रशिया का, ये तब हुआ था जब हम इंडिया गए हुए थे। हमारा वो भी मिस हो गया था क्योंकि हम खुद इंडिया में बैठ के मजे कर रहे थे। तो चलो देखते हैं। जय हिंद। देखिए, जब से यूक्रेन और रूस की लड़ाई हुई है तब से वेस्टर्न वर्ल्ड ने पूरी कोशिश की है कि रशिया को कैसे कैसे डैमेज किया जाए, चाहे वो सैंक्शन से डैमेज करे या उसके जो भी पार्टनर्स है उनको दबाव सैंक्शन लगाकर या प्रेशर लगा के रोका जाए। इसी क्रम में उसने इंडिया को भी सोचा था कि इंडिया और रशिया के बीच में जो ट्रेड हो रहा है उसे कम से कम किया जाए, लेकिन इसका पूरा असर कोई असर नहीं दिखा, बल्कि इंडिया और रशिया का ट्रेड और बढ़ गया और रशिया का भी बढ़ गया। एक एक करके समझते हैं। अभी हालिया में हमारे प्रधानमंत्री रशिया दौरा पे गए और रशिया जब दौरा पे गए तो पूरी वेस्टर्न मीडिया उन्हें देख रही थी कि क्या क्या समझौता होके आता है। इसी में रशिया के जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है, जैसे भारत में भारत रत्न होता है, वैसे ही वहां पर ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज होता है जो नरेंद्र मोदी को दिया गया। ये किसी भी देश के लिए गर्व की बात होता है कि दूसरे देश को भी कुछ ना कुछ दिया हमारे था। प्रधानमंत्री को ऐसे अवार्ड दिए जाते हैं। इसके बाद दोनों के बीच में कई सारे डील होते हैं, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण डील थे, जिसमें 6 न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने की बात थी। न्यूक्लियर पावर प्लांट जो होता है बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा दे देता है और ये लगातार इसे बंद करने की जरूरत नहीं होती है। राजस्थान का रावत भाटा जो था लगातार 2 साल तक चला था, उसे बंद भी करने की जरूरत नहीं थी। ये न्यूक्लियर पावर प्लांट में सेफ्टी की ज्यादा जरूरत होती है। 2 साल ही क्यों चला? खतरनाक एरिया इसका कोर होता है, जहाँ यूरेनियम होता है। इसकी सेफ्टी के लिए यहाँ पे इसे बहुत बड़ा कंक्रीट से ढक के रखना पड़ता है। इसमें यूरेनियम का यूज किया जाता है। यूरेनियम को येलो केक कहा जाता है, इसे आशा का धातु भी कहते हैं। यूरेनियम दुनिया का सबसे महंगा पदार्थ होता है। यूरेनियम इसमें इससे महंगा दुनिया में कोई पदार्थ नहीं होता है। इससे एनर्जी ज्यादा निकलती है। अब इतनी ज्यादा एनर्जी निकलती है जिस वजह से बिजली बनाया जा सकता है। तो रशिया के साथ हमें 6 पावर प्लांट की जरूरत है, क्योंकि इंडिया डे बाय डे डेवलप करते जा रहा है और हमारे इंडिया में हर चीजें इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके आईटी सेक्टर में डेवलपमेंट हो रही है, तो बिजली की खपत बहुत ज्यादा हो रही है, इसलिए इसकी भी जरूरत है। साथ में रशिया ने भारत के साथ बहुत संभवतः हो सके तो इस डील को करेगा फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट। हालांकि रशिया के पास शिपिंग न्यूक्लियर प्लांट की बहुत एक्सपर्टीज है, उसके पास परमाणु पनडुब्बियां बहुत ज्यादा है। तो ऐसे ही बिजली घर को पानी वाली जहाज में ये लोग फिट कर देते हैं। जो न्यूक्लियर रिएक्टर उसे पानी वाली जहाज में फिट कर देंगे और बाकी उसमें जो भी सिस्टम है लगा देंगे और शिप ऊपर से नॉर्मल दिखेगी, अंदर से ऐसा होगा, शिप ऐसे दिखेगी, बाहर से यहाँ पे होगा। अब इस शिप को किसी भी जगह पे हम मूव करा सकते हैं। सपोज कि अगर केरल में बिजली पे अटैक हो गया और केरल की बिजली सप्लाई खत्म हो जाती है तो इस जहाज को प्रॉब्लम दिया है, मिसाइल गिर जाए तो बहुत लीक हो जाएगा और सब तबाह हो ऐसे ही तार लगा देंगे यहाँ पे ग्रिड, और अगर मिसाइल मार दे शिप पे, एक बार जब पूरा न्यूक्लियर मटेरियल अगर लीक होता है देन इट्स अ डेंजरस डिजास्टर। रेलवे लाइन पूरे देश में बिछा हुआ है, वैसे बिजली लाइन पूरे देश में बिछा हुआ है, जिसे हम लोग ग्रिड बोलते हैं। ये ग्रिड से जोड़ सकते हैं, तो इसका बहुत फायदा। इसकी क्षमता है 800 मेगावाट। पटना शहर की औसतन जो बिजली खपत है पूरे पटना जिला की 800 मेगावाट है औसतन। गर्मी में कभी बढ़ जाता है, ठंड में थोड़ा सा कम हो जाता है। जैसे तो एक शहर तक को कर देगा, तो एक शहर को ये अकेले बिजली सप्लाई कर सकता है। अब मूव करके इधर से उधर चला जाएगा। तो रशिया से इसकी भी डील लगभग तय मानी जा रही है। यहाँ हम खुद नहीं बना सकते, जो उनसे लेना पड़ेगा। जब यहाँ पे डील हो ही रहा था तो रशिया से 2 ट्रेन कोयला को लेकर इंडिया पहुंची। अब यहाँ से कोयला को लेके कोयला भी रशिया से ही आता है। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर लेके ये ट्रेन इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, प्रॉब्लम सारी कुछ हम ले रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं इंपोर्ट, उसी में खुश हो रहे हैं। ट्रेड बढ़ रहा है, ट्रेड उनका बढ़ रहा है, हमारा नहीं बढ़ रहा है। ईरान के चाबहार पोर्ट के बाद फिर वहां से मुंबई पहुंच जाती है। तो यहाँ से ये इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जाता है। इसी में यहाँ पर इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर भी जाता है। तो इंडिया नया वाला जो बना नहीं है, बन रहा भी है, ये भी यहीं से गुजर सकता है। तो इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर दुबई, सऊदी अरब ये होते हुए यहाँ से निकल सकता है। लेकिन इन दोनों इतने बड़े बड़े ट्रेड रूट के लिए भारत के पास मुंबई बंदरगाह बीच में ये कर दिया ना हमास ने, इसलिए पंगे बंदरगाह इसी से वजह से बहुत गहरा बनाने के लिए और वर्ल्ड लेवल का बंदरगाह एयर सीपोर्ट बनाने के लिए वहां पे मुंबई से थोड़ी दूरी पे वाधवन पोर्ट बनाया जा रहा है। वाधवन पोर्ट जो है ये टॉप
दुनिया के एशिया के जितने बड़े बंदरगाह उसमें टॉप 10 में ये आएगा। इतना बड़ा इसे बनाया जा रहा है। इस समुद्र के अंदर 6 किलोमीटर में बनाया जा रहा है ताकि गहराई वहां ज्यादा हो और बड़े से बड़े शिप को लाया जा सके यहाँ पर। तो ट्रेड इतना बेहतरीन बढ़ रहा है यहाँ पे। ये पोर्ट अगर बन जाएगा तो हम लोगों की कोलंबो पोर्ट से निर्भरता घट जाएगी, क्योंकि बहुत बड़े जहाज को हमें कोलंबो पोर्ट पे भेजना पड़ता था, वहां से फिर अनलोड करके मुंबई लाना पड़ता था, क्योंकि मुंबई बंदरगाह उतना भी गहरा नहीं है। हालांकि गहरा नहीं मतलब वहां पे नवा सीमा जो है, जो शिप नीचे जाते हैं जा नहीं सकते ना, ज्यादा पानी नहीं है, लैंड ऐसी है कि कोयले से भरी जहाज धीरे लैंड ऊपर आ रही इसी है। बीच हम लोग की डील होती है रसिया के साथ। रसिया हमें ऑलरेडी S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम दे दिया है। S-400 जो है 400 किलोमीटर के दायरे में आने वाले किसी भी एरियल थ्रेट को मार सकता है। ये एक किसी भी जहाज या मिसाइल को मारने के लिए काउंटर में 2-2 मिसाइल छोड़ता है ताकि एक से मिस हुआ तो दूसरा उसे मार सके। बट इसका रडार जो होता है वो 600 किलोमीटर देख सकता है, लेकिन 400 किलोमीटर के दायरे में आएंगे तो मार के गिरा देगा। इतना पावरफुल है। दुनिया का सबसे पावरफुल ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है S-400 है। अब भारत के पास ऑलरेडी S-400 है, लेकिन ऐसा डील हो रहा है कि बहुत जल्दी भारत को रसिया जो है भारत को S-500 खरीद रहे हैं। S-500 की मारक क्षमता 500 किलोमीटर है। अभी तुमने S-400 लिए थे, इतने अनलिमिटेड आप ले नहीं सकते मिसाइल। ये दुनिया का सबसे खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम है। अब आप समझिए कि हम लोग अगर ये एयर डिफेंस S-500 मिल जाता है तो अगर हम इसे अमृतसर पे रखते हैं तो पाकिस्तान के अंदर कोई जहाज नहीं उड़ सकता है, क्योंकि उतनी अंदर तक वो देख सकता है और वहां पे मिसाइल से हमला कर सकता है। चाइना के पास भी ये सिस्टम है, लेकिन चाइना के पास केवल S-300 है, यानी अपना कोई S-500 वाला टाइप का है, सिमिलर उसके पास ऑलरेडी है। चाइनीज भाई लोग तुम समझो ध्यान से, हमारे पास S-400 पहले से है, S-500 आने वाला है। तो इसका मतलब अगर हम लोग सामने सामने की लड़ाई हो तो उसकी एयरफोर्स कितनी भी तगड़ी हो, वो मैक्सिमम हमारे अंदर 300 किलोमीटर पेनिट्रेट कर सकता है और हम लोग उसके अंदर 500 किलोमीटर कर सकते हैं। तो ये एक बेहतर डील है भारत और रसिया के बीच में, जो दिखाता है कि दोनों देशों के रिश्ते कितने मजबूत हैं, क्योंकि S-500 केवल रसिया यूज करता और किसी को नहीं दिया। रसिया ने तुर्की को भी S-400 दिया था, जिसपे वेस्टर्न मीडिया ने बहुत बवाल मचाया था। तो हम दोनों के रिश्ते बहुत बेहतरीन होते जा रहे हैं। हालांकि बहुत दबाव बनाया गया। रसिया ने अपनी ओर से ऑफर भी किया है Su-57 सुखोई क्या ये विमान है, ये बहुत बेहतरीन जहाज है, लेकिन स्टील्थ टेक्नोलॉजी से होता है। स्टील्थ रडार में नहीं आते हैं। इसे अमेरिकन जहाज F-22 रैप्टर से तुलना किया जाता है, लेकिन ये काफी कॉस्टली है। तो भारत इसमें इंटरेस्ट भी दिखा रहा है और नहीं भी उतनी तरह से नहीं कह सकते, लेकिन रशिया की ओर से ये खुला ऑफर किया गया है हमारे लिए। यहाँ पे राफेल वगैरह से तो ये तगड़ा है। एक्चुअल हर जहाज की अलग अलग काम होता है। जैसे सड़क पे देखते होंगे, जो काम टेम्पू कर सकता है वो ट्रक नहीं कर सकता है, जो काम बाइक करेगा वो कभी बस नहीं कर सकता है। तो ऐसे कहिएगा कि बताइए, आप ही से कोई पूछेगा कि मोटरसाइकिल अच्छा, 4 व्हीलर अच्छा, डिपेंड करता है किस क्या चीज के लिए चाहिए भाई। जरूरत जिस चीज की है वो है। वैसे ही लड़ाकू जहाज में अमूमन ऐसे कॉमन मेंटेलिटी क्या होती है, जो एडवांस है वही अच्छा है। कुछ बम्बर होते हैं जो बम गिराते हैं, कुछ स्ट्राइकर होते हैं जो बम नहीं गिराएंगे, तड़तड़ा के मारेंगे, सब डॉग फाइट के काम में आएंगे। कुछ रिकॉनेसेंस मिशन में आते हैं दूसरे देश में घुस के निगरानी करने में। कुछ दोनों काम कर सकते हैं, मार भी सकते हैं, रिकॉनेसेंस भी कर सकते हैं, बम भी गिरा सकते हैं, मल्टी रोल काम कर सकते हैं। जैसे राफेल एक मल्टी रोल जहाज है। तो सबका अलग अलग होता है। यहाँ पे ये एयर सुपीरियरिटी के लिए है, एकदम स्टील्थ है, स्ट्राइकर जाएगा एकदम कहीं पे भी बम गिरा के आ सकता है, लेकिन ये बड़ा कॉस्टली होते हैं, इसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा होती है। तो देखते हैं कि आगे क्या होगा। बाकी हमारा तो HAL बना रहा है, अभी तक तेजस से कंप्लीट नहीं कर पाया। पता नहीं क्या कर रहे हैं लोग, अच्छा भी नहीं लगता बार बार बोलने में। कंप्लीट है मगर आगे से बन रहा है, 40 साल से तेजस से बन रहा है। अब ये लोग का इंजन पूरी तरह से फाइनलाइज नहीं हुआ, तो ये भी एक दर्शाता है। हालांकि डिफेंस सेक्टर में प्राइवेटाइजेशन बहुत पहले हो जाना चाहिए। प्राइवेटाइजेशन होने से थोड़ा सा कोई भी चीज बड़ा तेजी से काम करते रहता है। देखिए, इतना दबाव भारत पे बनाया जा रहा था। वेस्ट ने पूरी कोशिश किया दबाव बनाने के, बहुत सारी धमकियां दी गई अमेरिका और भारत यूरोप की ओर से कि भारत को सैंक्शन लगाए जाएंगे। लेकिन अभी हाल ही में UN सिक्योरिटी काउंसिल में रसिया जो है वो इसका अध्यक्ष बना है। उसने भारत का बचाव किया और कहा है कि वेस्ट मीडिया ने भारत पे बहुत ज्यादा दबाव भी बनाने की कोशिश कर रही है। एक्चुअली वेस्टर्न मीडिया का अलग नेरेटिव है, वो अपने हिसाब से सोचता है। यहाँ पे अब सोचिए ना, ईरान के मिलिट्री को उसने आतंकवादी घोषित कर रखा है। मतलब आतंकवाद का कोई परिभाषा ही नहीं रखा है। हमारा ईरान से अच्छा संबंध है। ईरान हमारे भारत के लोगों को और ईरान और भारत का बहुत अच्छा रिलेशन है हमारा, और उसका दोनों का ट्रेड बैलेंस भी अच्छा है, पेट्रोलियम लेते हैं। और वहाँ की जो रिवोल्यूशनरी गार्ड है, जो इसको BSF का था, जैसे हमारे यहाँ BSF है, उसको आतंकवादी घोषित कर रखा है। तो उनको कहना है कि रसिया जो है ना, अब ध्यान से समझिए,
रसिया अगर यूक्रेन पे हमला किया तो कहता है रशियन एग्रेशन, Yes. रशिया ने हमला किया, एग्रेशन। और अमेरिका आके अफगानिस्तान पे मार दिया, बदला था। अफगानिस्तान को तो उसकी वजह से किया था, ट्विन टावर्स को उड़ाया था अफगानिस्तान ने, तो उसका बदला था, दैट वाज समथिंग एल्स। विचारधारा होती है, सही तो है। ओसामा ने एक बुरा कार्य किया था, उसका भुगतना पड़ा उसे। रशिया ने भारत का हमेशा से बचाव किया है और जरूरत भी है, और भारत ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, रशिया ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत के परमानेंट मेंबरशिप की भी वकालत किया है। सब एग्री कर रहे हैं, ये अदर सब चाइना। ऐसे कोई दबाव के खास असर न रशिया के रिलेशन पे पड़ा और न रशिया के ट्रेड पे पड़ा। रशिया के पास बहुत ज्यादा ऑयल भंडार है, तो ये ऑयल रिजर्व को हम लोग टैंकर्स में से रख के और भारत तक इसको लेके आ रहे हैं, क्योंकि भारत में बहुत ज्यादा खपत है पेट्रोलियम का, जनसंख्या बहुत ज्यादा है। जब यूक्रेन और रशिया विवाद नहीं हुआ था तो हम लोग रशिया से जो तेल खरीदते थे वो 1 लाख बैरल पर डे खरीदते थे। बैरल मतलब कौन चीज है? ड्राम को बैरल बोला जाता है। इसमें क्वेश्चन पूछता है कितने लीटर आते हैं? 159 159 लीटर को एक बैरल कहते हैं। 160 कर देते, क्या रशिया जाता से उनका? पहले 1 लाख बैरल पर डे तेल खरीदते थे, 1 लाख बैरल पर ज्यादा कर दिया, तो सस्ता मिल अब रहा जब है। विवाद हुआ तो वेस्टर्न मीडिया ने हमारे ऊपर दबाव बनाया, वेस्टर्न ने दबाव बनाया कि इतना तेल क्यों खरीद रहे हैं, इससे तो फंडिंग होगी यूक्रेन की, युद्ध की, वहां के लोग मारे जाएंगे। तो भारत ने 1 लाख बैरल से बढ़ा के 19 लाख बैरल पर डे कर दिया। सस्ता मिल रहा था। 19 सुनने में तो ये भी आ रहा है, ये convert कर देते हैं, सप्लाई यहीं से 30 फिर करोड़ जा रहा है लीटर बाकी और पार्ट्स ऑफ द रशिया वर्ल्ड से में भी इस टाइप से भी बहुत कर। सस्ता मिल रहा था, 30 that's करोड़ why। लीटर प्रतिदिन खरीद रहे हैं, 30 करोड़ Population लीटर ज्यादा है। प्रतिदिन खरीद रहे हैं। अब वेस्टर्न पागल है सब, वेस्टर्न मीडिया ले जा रही है भारत को किया क्या जाए है, न ये अमेरिका का सुन रहा है न यूरोप का सुन रहा है। तो भारत विश्व गुरु है, गुरु नहीं सुनता है जल्दी किसी का। जो हम डिमांड्स है लोग को आपको अपना तो करना national पड़ेगा, लोगों की interest पॉपुलेशन हाई है। मायने रखता है, पहले उसको हम लोग देखते हैं। तो इसका बेअसर हो गया यहाँ पे। हालांकि वेस्टर्न लोगों ने, यूरोप ने बहुत गलत किया। अलग अलग जगहों पे रूस के एसेट्स थे, कुछ यूरोप में थे, कुछ अमेरिका में थे। उनके जो फॉरेन रिजर्व थे, पैसे, विदेशी मुद्रा भंडार थे, लगभग $300 बिलियन। ये $300 बिलियन को यूरोप और अमेरिका ने फ्रीज कर दिया, कहा कि जब युद्ध खत्म होगा तो इस पैसे को निकाल सकते हो। इसी के मद्देनजर रखते हुए भारत ने भी अमेरिका में अपने गोल्ड रिजर्व को वापस लेके आया यहाँ पर। इन पे कभी भरोसा करने लायक नहीं है। दे आर एकदम, इन लोग के पास, लड़ाई हो जाएगी तो ये होता अंग्रेजों है। के पास कोई एथिक्स नाम की चीज नहीं होती है। इन्होंने 25 लाख बंगालियों को भूखे मरने दे दिया जब हम गुलाम। अमेरिकन्स ने? इन्होंने छोटे ब्रिटिश ने। बच्चे को गोली मारा ब्रिटिश अमेरिका is not the जलियांवाला same। बाग में। और इनको अगर खरोच आ जाएगी ना तो दुनिया, पूरी दुनिया खोपड़ी पे उठा लेंगे। इनके पास कोई एथिक्स नहीं होता, किसी को मार देंगे, किसी से कुछ भी कर देंगे, इन पे कभी भरोसा नहीं ब्रिटिश की करना थोड़ी चाहिए। प्रॉब्लम तो इसका, हालांकि इसका बस एक देश ने विरोध किया था, किंग सलमान जो सऊदी अरब के। हालांकि सारे देशों को इसका विरोध जताना चाहिए। इस तरह क्योंकि वो से हार गया किसी था का ब्रिटिश पैसे से। हड़प लेगा यहाँ पे। हालांकि लाख विरोध के बावजूद रशिया के किंग व्यापार में सलमान? कमी नहीं आई, क्योंकि रशिया सऊदी अरेबिया was 4 defeated by साल से- Britain, तो वो 4 तो साल प्रॉब्लम नहीं, है। 2014 से ही रशिया जब क्रीमिया को कब्जा किया था, उसी समय से यूक्रेन से लड़ाई के लिए वो पूरी तरह से कमर कस लिया था। इसमें गलती यूक्रेन की भी है। अब यूक्रेन को सोचना चाहिए कि अमेरिका जो है रूस का सबसे बड़ा दुश्मन है, तो रूस के दुश्मन को आप रूस के सिरहाने बैठाइएगा तो क्या करेगा। तो वो पहले से तैयारी में था, इस वजह से रशिया में कोई दिक्कत नहीं आई है। रशिया का जो ट्रेड है, व्यापार है, वो 8.5%, मगर फायदा नहीं 8.6% हो की रहा ग्रोथ कुछ। से जा रहा है। जो उसका फाइनेंस सेक्टर है, बैंकिंग है, तो ट्रेड बढ़ रहा है, ले कौन रहा है? हम ही ले रहे हैं क्या सारा मोस्टली? पैसा, सारा और पैसा चाइना ले यूक्रेन में रहा जा होगा। रहा है। कंट्री स्टिल पुअर, सारा पैसा यूक्रेन जा रहा है। कंस्ट्रक्शन जो वर्क होता है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, एयरपोर्ट, सीपोर्ट, जो भी रियल एस्टेट के कंस्ट्रक्शन होते हैं, 6.6% के ग्रोथ से जा रहे हैं। तो इससे ये पता चलता है कि रशिया पर इन सैंक्शंस का कोई खास असर नहीं पड़ा, और ना ही भारत और रशिया के रिलेशन के बीच में कोई भी इस टाइप का असर पड़ा है, क्योंकि ये आंकड़े बताते हैं कि उन पे कोई असर नहीं पड़ा है। भाई मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है कि जो गए हैं हम तो अच्छी डील्स और अच्छे, मतलब उस टाइप से, और मोदी जी को जो अवार्ड मिला वो सब किया, वो देख के बहुत अच्छा लग रहा है। और एक चीज़ मुझे समझ नहीं आई कि इन्होंने बता रहे कि श्रीलंका का जो पोर्ट है दैट इज़ बेटर देन जो हमारा मुंबई का पोर्ट है। अगर कोई भी बड़ी शिप आनी हो तो वो श्रीलंका जाया करती थी। अब उसके लिए कि भैया श्रीलंका ना जाना पड़े, वो हम अब एक और नया पोर्ट बना रहे हैं। मतलब इतने सालों तक हमारे पास उस लेवल का पोर्ट ही नहीं है। डीप पोर्ट होनी चाहिए, शैलो पोर्ट है तो बड़े शिप्स नहीं आ सकते क्योंकि नीचे टकरा चलो जाएंगे। बन रहे हैं एटलीस्ट, ये तो है कि अब बनना शुरू हुए, पर इतने और देखिए सालों जो तक। दूसरी बात है रशिया का जो क्योंकि उनको रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, वो ज़्यादा ऑयल अपना ड्रिल कर रहे हैं, ज़्यादा ऑयल बेच रहे हैं सस्ते रेटों से, तो उसके वजह से उनका जीडीपी बढ़ रहा है क्योंकि प्रोड्यूस ज़्यादा कर रहे हैं। 8% ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं तो 8% जीडीपी बढ़ रहा है, मगर जितना भी पैसा उससे आ रहा है सारा यूक्रेन में जा रहा है। तो एंड ऑफ द डे
कंट्री को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। तो वही बात होगी कि बंदा जो होता है ज़्यादा काम करता है, बहुत पैसा कमाता है, अपने लॉ सूट में, केसेस में, लीगल इश्यूज सब दे जाता है, रहता गरीब का गरीब ही है। मतलब उसको, उसके लोगों को कुछ नहीं आ रहा, सब लड़ाई में लग रहा है, खुद उसका प्रॉफिट नहीं हो रहा, वो ज़्यादा कमा रहा है क्योंकि खर्चे ज़्यादा हैं। तो ये सोचें, खर्चा ज़्यादा है तो ज़्यादा कमा रहा है, दैट्स हाउ इट इज़। मगर फ़ायदा कुछ नहीं है, स्टेटस को वही का वही। मगर जो भी है, इसमें ये बात है कि जितना ज़्यादा रशिया अपने रिसोर्सेज को निकालेगा और सस्ते रेटों में बेचेगा, उसी का लॉस है। अगर वॉर नहीं हो रही थी तो वही ड्रिल करके महंगे रेट पे बेच सकता था, मगर अब सस्ते बेचने पड़ रहे हैं, अपने रिसोर्सेज भी उसके कम होते जा रहे हैं। जो ऑयल ख़त्म होना था पता नहीं किस समय में, वो जल्दी ख़त्म हो जाएगा, तो ये प्रॉब्लम हो रही है। चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।